दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 9 की पॉलिटिकल साइंस की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अंतर करना या फर्क करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हो जाइए तैयार। अब हम चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी को पढ़ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज डेमोक्रेसी को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक में हम डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन को समझेंगे। एक कॉमन फैक्टर जो वर्ल्ड की सभी डेमोक्रेसीज में पाया जाता है वो ये है कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसको लोग चुनते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से हम डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जहां पर लोग रूलर्स को खुद इलेक्ट करते हैं वो डेमोक्रेसी है, और जहां रूलर्स को पीपल इलेक्ट नहीं करते हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, म्यांमार के आर्मी रूलर्स और चिली के डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे को वहां की जनता ने नहीं इलेक्ट किया था, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं हैं। सिमिलरली ये प्रिंसिपल मोनार्की या राजतंत्र पर भी लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरबिया का किंग वहां रूल इसलिए नहीं करता है क्योंकि वहां की जनता ने उसको इलेक्ट किया है, बल्कि वो सऊदी अरबिया की रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, इसलिए वो वहां का रूलर है। मोनार्की में रॉयल फैमिली ही रूलर होती है और राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता है। डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन बहुत बढ़िया और शानदार है, लेकिन डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हर देश अपने को डेमोक्रेटिक प्रूव करने में लगा है, जबकि ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर इलेक्शंस होते हैं और देश की जनता रूलर्स को इलेक्ट करती नजर आती है, पर इलेक्शंस क्योंकि फेयर नहीं होते हैं इसलिए इलेक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी को अच्छे से समझने के लिए हमें डेमोक्रेसी की इस सिंपल डेफिनेशन के साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को स्टार्ट कर लेते हैं। देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है ये समझने के लिए हम देखेंगे कि क्या देश की गवर्नमेंट इन फीचर्स क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या नहीं। फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट फीचर है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इस फीचर्स को अच्छे से समझने के लिए हम पाकिस्तान के एक एग्जाम्पल को देखते हैं। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री के दम पर फौजी बगावत, मिलिट्री कूप कर दिया और वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और खुद पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। साल 2002 में उसने इलेक्शन करवाए जो एक फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस, बेईमानी पर बेस्ड थे, जिसके कारण वो और 5 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट बन गया। अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जिसकी बेसिस पर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को नेशनल और स्टेट्स असेंबलीज को डिसमिस करने की पावर थी। इस ऑर्डर के बाद पाकिस्तान में बहुत से इलेक्शन कराए गए, पर जहां पर इलेक्टेड लीडर्स को लिमिटेड पावर्स दी गई, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग की पावर जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में ही थी। इस डिस्कशन से ये बात समझ में आती है कि किसी भी डेमोक्रेसी में अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग या फैसला निर्णय लेने की पावर उन लोगों के पास होनी चाहिए जिनको पब्लिक ने इलेक्ट किया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम डेमोक्रेसी के नेक्स्ट फीचर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन को पढ़ लेते हैं।
इस फीचर्स को चाइना की एक एग्जांपल्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली हर 5 साल में कराए जाते हैं। चाइना की पार्लियामेंट को चाइनीज में क्वेंगो, रैनमिन, दाइबियो, दाहुई कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। चाइनीज प्रेसिडेंट को अपॉइंट की पावर नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास है। इसके पूरे चाइना के डिफरेंट एरियाज से इलेक्टेड मेंबर्स 3000 हैं। कुछ मेंबर्स को वहां की आर्मी भी इलेक्ट करती है। वहां की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी 8 अलायंस पार्टीज के मेंबर्स ही ने 2002-2003 के इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। हमेशा चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अब फ्रेंड्स, मेक्सिको का केस देख लेते हैं। 1930 से जब से मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली है, वहां पर हर 6 इयर्स में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं। आजादी के बाद से मेक्सिको में कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल नहीं रहा है, लेकिन 2000 तक हर एक इलेक्शन इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी PRI ही ने जीते थे। अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कर रही थीं, बट उनको कामयाबी या सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। PRI पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए अनफेयर मींस का यूज करने के लिए फेमस थी। PRI ने ऐसा प्रेशर बनाया हुआ था कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उनकी रैलीज में पार्टिसिपेट करना और स्कूल टीचर्स को, स्टूडेंट के पेरेंट्स को PRI वोट देने के लिए कन्विंस करने के लिए प्रेशराइज किया जाता था। मीडिया सिर्फ अपोजिशन पार्टीज की सिर्फ कमियां गिनाता, सिर्फ और सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करता था। मैनी टाइम्स पोलिंग बूथ को लास्ट आवर्स में दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता, जिसके कारण उनको अपने वोट डालने में बहुत डिफिकल्टी होती। मोर ओवर PRI अपने कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग पर बहुत ह्यूज अमाउंट खर्चा करती थी। अभी तक डिस्कस की गई सभी एग्जाम्पल्स लाइक चाइना एंड मैक्सिको में हमने देखा कि इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पर हो रहे हैं, बट इनफैक्ट दोनों कंट्रीज में इलेक्शंस फेयर नहीं है। चाइना में पब्लिक के पास कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने में कोई खास चॉइसेस हासिल नहीं है। सिर्फ ले देकर कम्युनिस्ट पार्टी ही कैंडिडेट्स होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ही गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अगर हम मैक्सिको के इलेक्शंस की बात करें तो वहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट को डिफीट करने या हराने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। की गई डिस्कशन से हम ये बात समझ पाए हैं कि एक डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर बेस्ड होनी चाहिए और जो लोग अभी सत्ता या पावर में हैं उनको हराने के भी फेयर चांसेस होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम डेमोक्रेसी के थर्ड फीचर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस राइट टू वोट इवन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी काफी स्ट्रगल के बाद सभी सिटीजन को हासिल हो सका है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगी वेयर इक्वल राइट्स ऑफ वोट को डिनाई कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल्स 2015 तक सऊदी अरबिया में वुमेन को वोट देने का राइट नहीं था। एस्टोनिया में उनके सिटीजनशिप लॉ एंड रूल्स कुछ इस प्रकार के हैं, जहां रशियन माइनॉरिटीज को वोटिंग राइट में बहुत डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है। अगर फिजी के इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें तो वहां के इंडिजीनियस या देसी फिजी के वोट्स की वैल्यू इंडियन फिजी से ज्यादा है। एक्चुअली डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है और इस प्रिंसिपल से हमको डेमोक्रेसी का थर्ड प्रिंसिपल मिलता है, जो इस बात को खूब अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीजन के एक वोट डालेगा और उस वोट की वैल्यू भी एक ही होगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स को पढ़ लेते हैं। इस फीचर्स को समझने के लिए हम जिम्बाब्वे की एग्जांपल को देखते हैं। एक्चुअली जिम्बाब्वे ने 1980 में वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस हासिल किया, जिसके बाद से जिम्बाब्वे में ज़ानू पीएफ की पार्टी ही रूल कर रही है। ज़ानू पीएफ वो पार्टी है जिसने जिम्बाब्वे की फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया। इंडिपेंडेंस के बाद से वहां पर इस पार्टी के लीडर रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत है। इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पर होते हैं, बट ऑलवेज
जीत जानू पीएफ ही दर्ज कराती रही है। प्रेसिडेंट मुगाबे काफी पॉपुलर था, बट इलेक्शन जीतने के लिए वो अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करता था। उसकी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को सेवरल टाइम चेंज किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रेसिडेंट की पावर्स को बढ़ाना और उसकी जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी को कम करना था। अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को हैरेस किया जाता और उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता। गवर्नमेंट के अगेंस्ट सभी प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। मीडिया लाइक टेलीविजन, रेडियो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे और वो सिर्फ रूलिंग पार्टी और उसकी पॉलिसीज का प्रमोशन ही करते। कुछ इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड न्यूज़पेपर्स भी थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते, बट ऐसे जर्नलिस्ट को भी काफ़ी हैरेस किया जाता था। गवर्नमेंट ने कोर्ट की जजमेंट को भी इग्नोर कर दिया जो कि उनके अगेंस्ट थी और उन्होंने जजिस पर भी डिसीजंस को चेंज करने के लिए बहुत प्रेशर डाला। एट लास्ट 2017 में मुगाबे को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे की एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि गवर्नमेंट सिटीजन्स के द्वारा ही इलेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। पॉपुलर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। इलेक्टेड लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी को एसेस करना चाहते हैं तो उस देश के इलेक्शंस को देखना कंपलसरी है, लेकिन इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट किस प्रकार अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करती है वो भी देखना बेहद जरूरी है। एक्चुअली डेमोक्रेसी उस समय ही एग्जिस्ट कर सकती है जब अपोजिशन के लिए काफ़ी स्पेस हो। इसके लिए ये नेसेसरी है कि स्टेट और गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्सेट्रा की रेस्पेक्ट करे। मोर ओवर सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना भी कंपलसरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्टली हम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी से स्टार्ट करेंगे। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बहुत से आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में दिया जाता है वो है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। एक्चुअली डेमोक्रेसी में रेगुलर बेसिस पर इलेक्शन होते रहते हैं, जिसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज की हार जीत होती रहती है और इस प्रकार लीडर्स भी चेंज होते रहते हैं और न्यू लीडर्स आकर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी और डिसीजंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिससे पुरानी या फिर हारने वाली पार्टी के डिसीजंस और सभी वर्क्स पेंडिंग रह जाते हैं, विच लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। दोस्तों, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो सेकंड आर्गुमेंट्स दिया जाता है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। इट मींस डेमोक्रेसी में सभी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता या पावर हासिल करने की सभी पॉसिबल एफर्ट्स लगाती हैं। मेनी टाइम्स वो माल प्रैक्टिसेस, ब्राइबरी, कम्युनलिज्म और पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट्स का भी यूज करती हैं। इन शॉर्ट पॉलिटिकल पार्टीज को सत्ता चाहिए होती है बाय हुक और बाय क्रुक, जो डेमोक्रेसी के स्कोप को लिमिट करती है। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थर्ड आर्गुमेंट यह है कि इन डेमोक्रेसी so many people are consulted in a democracy that leads to delays. It means डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग काफी स्लो होता है। हर एक लॉ, बिल, पॉलिसी के रिगार्डिंग डिसीजन लेना काफी लेंथी प्रोसेस होता है। लाइक बिल को पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। एक और आर्गुमेंट जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में दिया जाता है वो ये है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। एक्चुअली डेमोक्रेसी इलेक्शंस पर बेस्ड होती है। सत्ता में आने के लिए कैंडिडेट्स को इलेक्शन हर हाल में जीतना होता है और वो ऐसा करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट्स करते हैं। मोर ओवर वो इलेक्शन जीतने के लिए डिफरेंट माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे देश में करप्शन को बढ़ावा मिलता है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दिया जाता है वो ये है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। बेसिकली डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन्स को इक्वल वोटिंग राइट होता है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनको ये पता ही नहीं होता है कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए बेटर है, इसलिए ओनली फॉर फॉर्मेलिटी अपना वोट इरेशनली किसी को भी दे देते हैं या किसी के इन्फ्लुएंस में उस कैंडिडेट को वोट दे देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बार अच्छे कैंडिडेट्स हार जाते हैं और खराब या अनसुटेबल कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। इनको पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। फर्स्ट आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में ये सामने आता है कि नंबर 1, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक बेटर गवर्नमेंट होती है क्योंकि ये ज्यादा अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी के फेवर में सेकंड आर्गुमेंट ये दिया जा सकता है कि डेमोक्रेसी कंसल्टेशन और डिस्कशन पर बेस्ड होती है। डेमोक्रेसी में सभी डिसीजंस कई मीटिंग्स और कंसर्न लोगों से डिस्कशन करने के बाद लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी के फेवर में थर्ड आर्गुमेंट जो दिया जाता है वो ये है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हर एक सोसाइटी में आपको ओपिनियन और इंटरेस्ट डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इंडिया क्योंकि एक सोशली बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है तो यहाँ पर तो ये डिफरेंसेस काफी शार्प हैं। सोसाइटी में लोग डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कास्ट से जुड़े होते हैं, वो सभी दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं और उनकी प्रेफरेंसेस भी काफी अलग होती हैं। समाज के डिफरेंट ग्रुप्स डेमोक्रेसी में एक साथ पीसफुली रह सकते हैं। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री को डेमोक्रेसी एक साथ जोड़े रखती है। डेमोक्रेसी के फेवर में फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट जो दिया जाता है वो ये है, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। अभी तक हमने जो तीनों आर्गुमेंट्स जो डेमोक्रेसी के फेवर में पढ़े हैं वो बेसिकली क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और सोशल लाइफ के बारे में हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो डेमोक्रेसी के फेवर में दिया जा सकता है वो ये है कि सिटीजन्स की डिग्निटी और इज्जत और वैल्यू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। एक्चुअली डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस्ड होती है, मीन सभी सिटीजन्स को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलता है और हर एक बंदा जो इलेक्शंस क्राइटेरिया को पूरा करता है वो इलेक्शंस भी लड़ सकता है। ऐसा दोस्तों सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। फाइनली डेमोक्रेसी के फेवर में जो फिफ्थ आर्गुमेंट दिया जाता है वो है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सभी जानते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ये एडवांटेज होता है कि मिस्टेक्स को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है। डेमोक्रेसी में इतना स्पेस होता है कि पब्लिक गवर्नमेंट की मिस्टेक्स को उजागर कर सकती है और इन मिस्टेक्स को थ्रू डिस्कशंस करेक्ट भी किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को समझते हैं। आज के टाइम में मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि पब्लिक अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है जो उनकी बिहाफ पर रूल करते हैं और उनके वेलफेयर के लिए डिसीजंस लेते हैं। कि डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट के ऑपरेशंस के बियॉन्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इवन फैमिलीज में भी देखा जाना चाहिए। डेमोक्रेसी क्योंकि कंसल्टेशन, सलाह मशवरे और कंसेंट पर बेस्ड होती है, इसलिए डेमोक्रेसी को लाइफ के हर स्फेयर और हर पहलू में और हर हिस्से में यूज किया जा सकता है। एक्चुअली डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने या मजबूत बनाने में सिटीजन्स का रोल बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। ये सिटीजन्स और उनके माइंडसेट और प्रैक्टिसेस पर ही डिपेंड करता है कि देश में डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है। यही चीज है जो डेमोक्रेसी को मोनार्की, डिक्टेटरशिप, वन पार्टी से अलग करती है और बेहतर बनाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन्स को एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ऑन द अदर हैंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमने डेमोक्रेसी की स्टडी करते समय डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है।